आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी कि ड्यू टू टाइमिंग इशू और मैनेजमेंट इशू मैं अपना लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं बहुत 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 तहे दिल से आप लोगों से माज़रत करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करूँ। कुछ मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ घर के कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से मैं इसको टाइम को मैनेज नहीं कर पाई। तो उन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए मैंने बहुत अपने आप को मैनेज करके आपके लिए टाइम निकाला है। मैंने कहा नहीं, अपना अपना काम बाद में पहले मेरी वजह से जिनका काम चल रहा है, जितने लोगों की दुआएं मुझे मिलेंगी वो मेरे लिए वही काफ़ी है। और आपकी दुआएं हुई तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी पास हो जाऊँगी। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपके सामने ही हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो मैं इनको हाईलाइट करती, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, साथ साथ हाईलाइट करती जाऊँगी। आपने भी अपने नोटबुक सामने रखनी है और उसको साथ साथ हाईलाइट करते जाना है। आप जो बेसिकली हमने पिछला टॉपिक एक पढ़ा था, रेशियो एनालिसिस का पढ़ा था। जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिनको अभी रेशियो एनालिसिस का भी आइडिया नहीं है, तो मैं कंटिन्यू बेस पे ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि उन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर ले चुके हैं। तो काइंडली जिन्होंने नहीं लिए वो लेक्चर्स पिछले लेकर आएँ ताकि उनकी बेस अच्छे से बन जाए। हमने रेशियो एनालिसिस में ये पढ़ा था कि अगर करंट एसेट्स वाली साइड पे होंगे तो हमारी बेस क्या होगी, टोटल एसेट। जबकि हमारी लायबिलिटी साइड पे होगी तब भी हमारी बेस होगी एसेट्स। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा, ये मत कंफ्यूज कीजिएगा अपने आप को कि लायबिलिटी साइड पे एसेट्स होंगे तो एसेट साइड पे एसेट और लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी। नो, even you are in assets or in liability, you will always choose assets as a base, total assets. Remember that only total asset you can use for your base in balance sheet. तो चलते हैं, और जब हम चलते हैं और हमको ये भी पता है कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में लेंगे तो क्या लेंगे, सेल को लेंगे बेस। और हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट किए बगैर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आगे टॉपिक जो आ रहे हैं टर्नओवर। हमने पीछे टर्नओवर्स पढ़े हुए हैं, ये हम लोगों ने बेसिकली इनकी रेशियो एनालिसिस से ही आइडिया लगा लेना है कि ये रेशियोज किस तरह से है। टोटल एसेट टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर हमारा बेसिकली होता है एक प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? प्रॉफिट जनरेट होता है कितनी सेल हुई, इससे कितना टर्नओवर हमें मिला। ये चीज़ें आप जब याद रखेंगे ना, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊँ, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट, इसको नीचे रख दें, बेस है टोटल एसेट। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखेंगे ना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। और उसके बाद आप ये देखिए, और टर्नओवर क्या होता है? हमारा होता है टर्नओवर बेसिकली हमारा सेल से रिलेटेड होता है। टर्नओवर कहाँ से मिलेगा? जब मैं पूछूँ आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर है, तो मैं बेसिकली आपसे ये कंफर्म करना चाह रही हूँ आपकी कंपनी कितनी सेल जनरेट कर लेती है। तो आपने भी ये चीज़ याद रखनी है कि टर्नओवर जो होता है वो आप एज अ सेल कंसीडर करेंगे इस टॉपिक में। वरना टर्नओवर के बेसिकली बहुत से मायने और बहुत सी मीनिंग्स हम ले सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में आप ये लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल एसेट्स है, तो हम पहले वाले को एज अ बेस बना लेंगे और सेकंड वन को, ये जस्ट याद करने के लिहाज से कहती हूँ, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपको याद कराने के लिए टर्नओवर को सेल आप कंसीडर करेंगे। तो हम टोटल एसेट टर्नओवर को ले रहे हैं, तो इसका मकसद है टोटल एसेट जो इन्होंने मिसाल दी है, जो भी उन्होंने ऊपर से पकड़े हैं, उन्होंने ऊपर से सेल हमारी पकड़ी है, ये देखिए सेल है। उसके बाद इधर से उन्होंने टोटल एसेट्स पकड़े हैं 3373 जो है उन्होंने टोटल एसेट्स लिए हैं। ये इसको टोटल एसेट्स हो रही है इन्होंने, अच्छा इन्होंने दूसरे मंथ के लिए ये इसके लिए मैं आगे कंफ्यूज कर रही हूँ। ठीक है, इन्होंने वो लिए हैं 3500, ये इन्होंने यहाँ पे गलत ले लिए हैं ना। चले नहीं 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 ठीक लिए हैं, ये देखिए ऊपर 3588 है। ठीक है ठीक है। अच्छा, नीचे फिर भी गलती आई, क्योंकि टोटल एसेट्स उन्होंने ना इधर के लिए हैं ना उधर के लिए हैं, दोनों तरफ से चेंज है, लेकिन आप लोगों ने यही लेने हैं, इसलिए आपने इसको किसी एंगल से भी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये उन्होंने गलत लिए हैं। अच्छा, अब टोटल एसेट ले लिए। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास सेल का कितना परसेंट एसेट पड़ा हुआ है कि आप उस सेल के अगेंस्ट अपने एसेट्स की कितनी अमाउंट आप कवर कर सकते हैं। तो वो 0.64 टाइम्स आप उस एसेट्स को कवर कर सकते हैं। कैसे? क्या है? इन अदर वर्ड वी एवरी डॉलर इन एसेट, इन फॉर एवरी डॉलर इन एसेट ए टू जी जनरेटेड, क्या कहते हैं, एक एक डॉलर पे 0.64 पर डॉलर की सेल जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये अगर ये नेगेटिव में चली जाती है तो कंपनी लॉस में है, उसको
सोचना पड़ेगा कि उसकी वर्किंग कैसे उसको बेहतर करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो। कैपिटल हम लोगों को पता है, कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को कहते हैं कैपिटल इंटेंसिटी। इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल एसेट। क्या कह रहे हैं, इसी का रेसिप्रोकल है, वाकई रेसिप्रोकल है। देखिए गौर करें, कैपिटल उधर टोटल एसेट टर्नओवर, आपने ये याद रख लेना कि सेल ऊपर आनी है, नीचे टोटल एसेट्स आने हैं, इधर से आपने ये लिखाना है। लेकिन मैं आपको इसकी समझा देती हूँ कि आया इसमें है क्या, ये ऐसे क्यों है। ठीक है, it is interpreted as a dollar investment in assets needed to be generate $1 in sales. Higher values represent capital intensive industries. In A to Z, this ratio is computed to be 1.56. A to Z has to be invest 1.5 in asset to get $1. अब कहते हैं कि भाई कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो क्यों हम निकालते हैं, हम ये पता करने के लिए कि आया इस कंपनी को अगर $1 चाहिए या $2 चाहिए या $3 चाहिए, तो उसके लिए उसको कौन सी अमाउंट इन्वेस्ट आज करनी पड़ेगी, तो वो उतना कैपिटल या उतना एसेट या उतनी अमाउंट ऑफ सेल। सबसे पहले आपने याद रखना है कितनी सेल जनरेट कर पाएगी अगर वो 1 या जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगी ना। आज मुझे अगर कंपनी में 10 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो कंपनी उसमें से कितनी सेल जनरेट कर पाएगी, तो मैं वो चीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल की बेस पे, आज जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी बेस पे मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, मैं वो देखूंगी, तो कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो से देखूंगी। ठीक है, समझ आ गया। बाकी इसको याद करने के हवाले से अगर पूछे तो ये ऊपर वाले का रेसिप्रोकल है, मतलब कि उसी के इन्वर्स एंट्री है, ऊपर उसके सेल ऊपर थी, नीचे टोटल एसेट था, इसमें टोटल एसेट और नीचे सेल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर साफ बताता है कि प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स होते क्या हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हमें वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि इन वन फॉर्म और अदर दैट रेशियोज आर इंटेंडेड टू मेजर हाउ एफिशिएंट कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ करके कितने अच्छे फैमिली और ऑपरेशंस को चला सकती है और अपना अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। समझ रहे हैं ये बात। मैक्सिमाइज प्रॉफिट मेजरमेंट के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स को चेक करते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से किस तरह से कौन से फार्मूले हैं। बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, इसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। मैंने अभी आपको बताया जब भी हम प्रॉफिट का कोई जिक्र देखेंगे तो हमने सबसे पहले याद रखना है कि वो हमेशा सेल से लिंक होगा। सेल से लिंक हुआ, सेल को हमने बेस बनानी है, ये याद रखिएगा। रेशियो एनालिसिस में भी हमने सेल को बेस बनाया हुआ था। और नेट इनकम जिसके बेस पे आपने रेशियो निकालनी है उसको ऊपर रखना है और सेल को नीचे रख देना है, मतलब कि बेस वाली चीज़ नीचे आती है। अब प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे। नेट इनकम उसी को कहते हैं जिसमें से आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके निकालते हैं, उसको नेट इनकम कहते हैं। उसके बाद आप सेल जनरेट कर रहे हैं तो सेल की बेस पे निकालेंगे ना कि आया कितने सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट। हम पूछे, मैं तुमसे पूछूँ, मैं एक आम जनरल क्वेश्चन पूछूँ, भैया आज आपकी कंपनी जो है आपका कितना का प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, वो कहेगा 10,000 20,000 30,000, इमेजिन कर लें। तो वो किससे जनरेट कर रहा है, सेल कर रहा है तो जनरेट हो रहा है ना, ऐसे ही तो नहीं हो रहा। तो इसलिए इस बात से याद रखिएगा कि सेल हमारी बेस होगी, ऐसे स्पेशली उन मामला में जिनमें प्रॉफिट का नाम लिया जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न का मतलब होता है आपको एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब कितना प्रॉफिट मिला उसको भी जाहिर बात है हमने किसी तरह से। अब रिटर्न ऑन एसेट, एसेट की बात हो रही है और मैंने हमेशा आपको बताया जब आप एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स उसकी बेस होती है, टोटल एसेट उसकी बेस होगी और नेट इनकम सेम लाइक दैट। आप इसको ऊपर वाली साइड पे लिख के इसकी रेशियो एनालिसिस निकाल सकते हैं। और इसका मतलब यही है कि ये मेजर करते हैं कि $1 पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी सेम लाइक दैट, कितना कैपिटल पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का हमने निकालना है, यहाँ पे हमने देखे ना, यहाँ पे हमने एसेट्स का रिटर्न निकालना था तो एसेट को नीचे रख दिया, इक्विटी का रिटर्न निकालना है इसको नीचे रख दिया, बाकी ऊपर नेट इनकम ही आएगी। आपने इन चीज़ों से याद रखना है। और बाकी इनका मकसद यही है कि आप कितनी इक्विटी पे कितना, एक अगर सपोज 10 रुपये की इक्विटी या ये 10 रुपये का कैपिटल लगाते हैं उसमें कितना प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेट इनकम को ऊपर रख देंगे, नीचे इक्विटी। अब ये रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया, उनको मजीद उन्होंने आगे इलेबोरेटेड फॉर्म में शेयर कर दिया। आर मोस्ट वाइडली यूज एंड
नहीं नहीं, आप ये वही चीजें वो ऊपर वाली एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि कॉल्ड रिटर्न ऑन बुक्स, वही बात कर रहा है कि आप एक एसेट्स के ऊपर आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ना इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसको ऊपर नीचे करके पूछेगा। हाँ, कहीं पे ये कह सकता है आरओए का मतलब क्या है, तो आपने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, इस तरह से आपने ये भी वो कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, आरओई इज समटाइम कॉल्ड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसको वो कभी नेटवर्थ के साथ भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि बताएं इसकी नेटवर्थ क्या है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये याद रखना है कि नेटवर्थ का मतलब है कि ये जो है नेटवर्क का मतलब है कि आरओई, ये वाली चीज़ आपने लास्ट वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद दिमाग में बल्कि रखना है, ठीक है। ये मैंने डबल हाईलाइटेड कर दिया, बल्कि मैं तो कहूँगी ट्रिपल हाईलाइटेड भी होते तो बेस्ट है। ठहरे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। आपने ये याद रखना है कि ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसमें आपको कंफ्यूज करेगा। मार्केट वैल्यू मेजर, दिस ग्रुप ऑफ मेजर इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू मेजर क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूँ, आप इस तरह से अंदाजा लगा लीजिएगा, बाकी इसको पढ़ खुद लीजिएगा। This group of measure is based in part on information not necessarily contained in financial statement like market price और ये बेसिकली यही बता रहा है कि मार्केट वैल्यू मेजर जो होती हैं मार्केट की प्राइजेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी एसेट्स की जो प्राइजेस एवेलुएट करते हैं, या मार्केट में सपोज हमने एक फर्नीचर खरीदा हो ना, हम लोगों को औरतों को स्पेशली ये आदत होती है कि वो एक सूट खरीद भी लेती है ना, तो दूसरी शॉप पे अगर सूट देख लेती है ना, तो वो दोबारा मेजरमेंट के लिए चली जाती है, या मेजरमेंट क्या कर प्राइस पूछने चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें होता है शायद हमने महंगा ले लिया। और ये बात जेन्युइन बात है, बंदे ने जब चीज़ ली हो उसके माइंड में एक रहता है कि कहीं मैंने कोई अपना नुकसान तो नहीं कर लिया, कोई चीज़ महंगी तो नहीं ले ली। तो ये चीज़ें जो है कॉमन सी है, वो मार्केट वैल्यू मेजर से हम कर रहे होते हैं इस तरह से। ये अगर बिजनेस लैंग्वेज में देखा जाए तो बड़ी टिपिकल मैंने वैसे आपको मिसाल दी है, बहुत कॉमन सी, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं और इसको मार्केट में ले जाएं। तो अगर कोई मार्केट शेयर्स हम मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम हर बैंक की तरफ मूव करेंगे। अगर सपोज बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं पहले सबसे पहले इस बैंक में मिज़ान बैंक में जाऊँगी, अल-फलाह में जाऊँगी, उधर दुबई इस्लामिक बैंक में जाऊँगी, एचबीएल में जाऊँगी, यूबीएल में जाऊँगी, जहाँ भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मैं वहाँ इन्वेस्ट कर दूँगी। तो ये इसका मतलब वही है, एक सिंपल मिसाल से मैंने बता दी। अर्निंग पर शेयर, अब एक शेयर पे कितनी आप अर्निंग कर लेते हैं उसकी भाई वो तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस फार्मूले से आप पता लगा लेंगे कि अर्निंग पर शेयर कैसे होते हैं। अर्निंग पर शेयर है, किस पे हमने अर्निंग निकालनी है, शेयर्स पे। तो शेयर्स जो हमारे आउटस्टैंडिंग आपके पास पड़े हुए हैं वो लेंगे, और उसके बाद जो नेट इनकम उन पे हमने मेजर करनी है उसको ऊपर रख देंगे, और इस तरह से हम फार्मूला इसका जनरेट कर लेंगे। इसी तरह प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होती है, पीईआर भी इसको कहा जाता है। प्राइस अर्निंग रेशो में क्या होता है, प्राइस पर शेयर ऊपर रख देनी है, ये जो आपने निकाली हुई है, ये सॉरी, प्राइस पर शेयर आपने ऊपर रख देनी है, जबकि ये जो आपने निकाली है अर्निंग पर शेयर, ये आपने बेस बना देनी है। प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो जो होती है, रेशो हमेशा अर्निंग पर शेयर से पहले आपको जब भी प्राइस अर्निंग रेशो वो कहेगा ना निकालनी है, तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है माइंड में कि आपके पास ये वो चीज़ें देगा दो, नेट इनकम भी देगा आपको, शेयर आउटस्टैंडिंग भी देगा। पहले आपने ये मालूम करना है, फिर उसके बाद इसको बेस बनाना है, ऊपर प्राइस पर शेयर भी वो आपको देगा। प्राइस पर अर्निंग रेशो मतलब ऊपर वाला अर्निंग पर शेयर रखना है, और प्राइस ऊपर वाली प्राइस पर शेयर भी आपने ऊपर रख देना है। ये इसने ना जो हम लोगों के पास फार्मूले के अंदर वर्ड होते हैं ना, उसी को इलेबोरेटेड फॉर्म में हम फार्मूला बना सकते हैं, और ये इजी होता है। और आप मेरी बात याद रखिएगा, कभी वो अर्निंग पर शेयर आपको एज इट इज़ पकड़ा देगा कि अर्निंग पर शेयर ये है और प्राइस पर शेयर ये है। तो अब बताओ प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ठीक है। ऐसे वो तो सिंपल ही निकल आएगा, या अदरवाइज वो टेक्निकल वे में अगर चलेगा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, या कुछ समझ लें एक नंबर 2-3 नंबर का ज़्यादा सवाल दे देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, तो उसमें वो क्या ऐसे नहीं आपको दे देगा, वो क्या करेगा, वो आपको नेट इनकम भी देगा, शेयर आउटस्टैंडिंग भी देगा। ये नहीं कि वो यही देगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी देगा। हो सकता है उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको नेट वर्किंग कैपिटल भी दे दे, लाइबिलिटीज दे दे, लोन्स दे दे, बैंक्स दे दे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी चीज़ें याद रखनी है, आपने उनको लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद ये हम देख रहे हैं बुक वैल्यू पर शेयर, वही बात आ गई है जो बुक वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, नीचे आप रखेंगे टोटल इक्विटी। बुक वैल्यू पर शेयर होती है कि शेयर्स की जो बुक वैल्यू, इस टाइम मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, क्या जनरेट कर रहा है हमारा जो शेयर्स हैं। तो टोटल इक्विटी लेंगे, उस पर हम नीचे रखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग।
या अब इससे क्या पता चलता है, बुक वैल्यू पर शेयर इज एन अकाउंटिंग नंबर, इट रिफ्लेक्ट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका जो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज मार्केट में क्या प्राइस है, हिस्टोरिकल वैल्यू जो आज कॉस्ट क्या है इस शेयर की। तो टोटल इक्विटी जितना हमारा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ होगा कंपनी के अंदर वो लेंगे, और उसके नीचे जितने हमारे पास शेयर्स हमारे आउटस्टैंडिंग हैं उनको हम लेंगे, तो हमारी जो बुक वैल्यू उसकी निकल आएगी। टोटल एसेट को डिवाइड कर देंगे उसकी क्वांटिटी से। हम जब भी किसी चीज़ की प्राइस निकालने लगते हैं, हमारे पास सपोज 10 रुपये की एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हमने हमने सपोज 10 प्रोडक्ट ली है 100 रुपये की। ये जनरेट करना ज़रा आसान हो जाएगा। 100 रुपये की मैं आपको कहूँगी कि कितनी प्रोडक्ट आई हैं इसमें, जी आप बताइए पर ऑर्डर पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँगी, ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 100 डिवाइड बाई 10, 10 क्वांटिटी है ना, 10 खरीदे हैं ना मैंने 100 में। तो इसी तरह से टोटल क्वांटिटी, टोटल इक्विटी मतलब टोटल इक्विटी कितना पैसा जनरेट किया है कंपनी ने, किन किन सोर्सेज से जनरेट किया, शेयर्स दे के जनरेट किया तो शेयर से डिवाइड कर देंगे, कोई और चीज़ दे के जनरेट किया तो उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शेयर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। मार्केट टू बुक रेशो, अब मार्केट वैल्यू टू बुक रेशो ये तो सीधा सीधा बता रहा है, मार्केट वैल्यू और बुक रेशो का आपने एनालिसिस करना है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू आज मार्केट में चले जाएंगे चीज़ देखने तो उसका क्या रेट है, और आज आपके घर में वही सूट अगर पड़ा हुआ है मार्केट में, जो सूट पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है सेम सूट की, और आज घर में जो आपने सूट ले आई हैं उसकी वैल्यू क्या है, उन दोनों की वैल्यूज को आप एवेलुएट करेंगे तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, द मार्केट टू कारपेट market value of firm's investment to their cost, a value less than one could mean that the firm has not been successful overall in creating value for its stockholders। कहते हैं कि अगर एक से कम है ना फर्म की वैल्यू, तो वो सक्सेसफुली इस चीज़ को नहीं क्रिएट कर पाएगी, वो आपको इस चीज़ पे एलैबोरेटेड नहीं करेगी ना, वो आपको ये कंपनी जो है कंपनी है या जो वो फर्म है वो इस चीज़ को शो नहीं कर पाएगी कि वो फेस कर पाएगी, आगे से मज़ीद मुश्किल हालात भी हो सकते हैं उनको फेस नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से। तो बेहतर होता है कि आपको जिस तरह से आपकी वर्किंग चल रही है आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश क्या करें आप क्रैमिंग से ज़रा दूर ही रहें। द टू पॉइंट आइडेंटिटी, द टू पॉइंट आइडेंटिटी क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स ROE एंड ROA is the use of debt financing and financial leverage. The relationship between those measures can be illustrated by decomposing ROE into its components parts। ROE क्या होता है, ROE बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेट इनकम जो होती है उसके डिवाइड करना है टोटल इक्विटी को। तो नेट इनकम का बेसिकली जो है वो हम लोग टोटल वो जो प्रॉफिट को ले रहे होते हैं उसके बाद हमने उसको डिवाइड करना होता है टोटल इक्विटी से। टोटल इक्विटी में हमारा कैपिटल है, और इसी को हमने जब डू पॉइंट पे लेना होता है तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो नेट इनकम है वो टोटल इक्विटी कैसे निकला हुआ है, इसी को उन्होंने इलेबोरेट किया, इसी को उसने प्रूव करके दिखाया। कैसे कहते हैं मल्टीप्लाई, इसको दोनों चीज़ों को ना आप दोनों तरफ से एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने इसकी वो वैल्यू निकालनी होती है। तो नेट इनकम जो है उसके नीचे जो है एसेट्स की वैल्यू आ रही होती है, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने जो नेट इनकम एसेट्स को इस साइड पे ले आए मल्टीप्लाई करने के लिए, और एक तरफ एसेट्स को नीचे की तरफ मूव किया है और टोटल इक्विटी को इधर ले आए हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये एसेट जो ये ऊपर आ रही है ना नेट इनकम एंड टोटल इक्विटी, इसको वो कह रहे हैं कि जो हमेशा नेट इनकम को नीचे एसेट्स के साथ रखना है, ये दोनों फार्मूले ROA और ROE का हमने यही पढ़ा है ना ऊपर जो हमारे आ रहे थे, ये दोनों को हमने रख के जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एसेट एसेट से कट गया, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी आ गया। ठीक है, so we have expressed ROE as a product of two the ratios ROA and the equity multiplier। ठीक है, ROE वो कह रहे हैं इसलिए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ROA जो होता है वो क्या होता है मल्टीप्लायर होता है ROE का, ROA का, और इक्विटी मल्टीप्लायर होता है 1 प्लस डेट माइनस इक्विटी रेशियो। ये 1 प्लस डेट माइनस इक्विटी रेशियो कहते हैं, डेट होते हैं हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं उसमें से हमने इक्विटी रेशियो निकाली, जितना हमारे पास अपना पैसा पड़ा हुआ था उसमें से हमने वो पैसा निकाला जो हमने अभी देना है,
हमारे पे ज़िम्मेदारी है, उसमें हमने प्लस कर दिया 1। क्यों 1 प्लस किया है? क्योंकि हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारा टोटल है। अभी मीनवाइल उसको हम टोटल को एक्सेप्ट करते हुए जब हमने रिटर्न ऑन एसेट हमने चेक किया कि एसेट से हमारा कितना रिटर्न बनता है, तो वो चीज़ें हम साथ लेके चलते हैं। ये थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, इसको मैं मज़ीद आगे आपको अगर समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़िव हो गया होगा। बाकी मैंने कोशिश पूरी की है, ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई पे अगर आपको मज़ीद कुछ समझना हो तो इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझसे उस पे भी समझ सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड शॉर्ट टाइम होता है वीडियोज़ में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं लंबी वीडियोज़ नहीं सूट करती। तो वैसे मेरी कोशिश पूरी रही है कि मैं आपको समझाऊँ। लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अच्छा से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में 1 मिनट नहीं लगना और मैंने बहुत ज़्यादा बूस्ट होके ना फिर दोबारा से वीडियो बना देनी है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना पसंद किया मेरी वीडियो को, और आपने मुझे स्पेशल आके व्हाट्सएप पे मुझे स्पेशल आके सब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इसको दोबारा अगली वीडियो बना दें। मैं बहुत खुश हुई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले लेक्चर के लिए हम फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।